नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। यूपी विधानसभा सत्र 9 फरवरी यानी कि कल से जो है वो शुरू हुआ है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सोमवार को सुबह 11 बजे जो है विधानसभा पहुंची, जिसके बाद विधानसभा परिसर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल का स्वागत किया। इसके बाद सदन में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने संयुक्त सदन को संबोधित करते हुए अपना अभिभाषण दिया। इस दौरान उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। हालांकि अभिभाषण के दौरान विपक्षी दलों ने लगातार हंगामा किया। शोर शराबे और नारेबाजी के बीच भी राज्यपाल ने अपना अभिभाषण पढ़ना जारी रखा। वहीं प्रदेश सरकार ने विधानसभा में आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूती की ओर आगे बढ़ रही है और राज्य विकास को यहाँ पर जो है नई मानकों के ऊंचाइयां छू रहा है। आपको बता दें किस तरीके से यहाँ पर जो है हंगामे की भेंट जो है वो सदन चलते हुए दिखाई दिया। लेकिन कल यानी कि 11 फरवरी को जो है अब यूपी का जो है बजट पेश किया जाएगा। यूपी के बजट पर यानी कि 11 फरवरी को सभी की निगाहें जो हैं वो टिकी हुई हैं और इसी के चलते जो है अब यूपी विधानसभा का बजट सत्र में अब यूपी के बजट पर 11 फरवरी को सबकी नजरें टिकी हुई। तो आपको बता दें किस तरीके से यहाँ पर यूपी विधानसभा का बजट सत्र जो है वो देखने को मिल रहा, जिसके बाद बीच में काफी ज्यादा शोर शराबा भी जो है सदन के अंदर देखने को मिला। समाजवादी पार्टी के तमाम नेता, खासतौर पर विपक्ष की बात की जाए तो यहाँ पर सरकार को घेरते हुए जो है वो नजर आए हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि यहाँ पर जो है आर्थिक सर्वेक्षण जब पेश किया गया तो उसमें यही बताया गया किस तरीके से यूपी जो है अब आने वाले समय में और ऊंचाइयां छूते हुए नजर आएगा। और इसी के साथ यहाँ पर जो है आपको बता दें कि किस तरीके से अब आर्थिक सर्वेक्षण पेश होने के बाद कहीं ना कहीं गर्मा गर्मी जो है वो पूरे ही सूबे के अंदर देखते हुए नजर आ रही है। तो विधानसभा से शुरू हुई ये गर्मा गर्मी अब पूरे सूबे तक फैल गई है, जहां पर अब वार पलटवार का सिलसिला और आरोप प्रत्यारोप जो है पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच जो है वो दिखते हुए नजर आ रहा है। अनुराग तिवारी हमारे संवाददाता जो है वो लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। अनुराग, देखिए यहाँ जो है कल पर जो है अब सभी की निगाहें जो है वो टिकी हुई हैं। कल जब बजट पेश होगा और कल जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश हुआ, इन दोनों के बीच किस तरीके से राजनीति जो है अभी फिलहाल पूरे सूबे के अंदर दिखते हुए नजर आ रही है, जो विधानसभा से कल शुरू हुई थी। जी देखिए, बिल्कुल समृद्ध वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने जब आर्थिक सर्वेक्षण उत्तर प्रदेश का पेश किया था तो उनका कहना था कि उद्यमी क्षेत्र हो, विकास क्षेत्र हो, कृषि क्षेत्र हो या फिर सेवा का क्षेत्र हो, यानी कि सर्विस सेक्टर, सभी में जो पिछले सालों में उत्तर प्रदेश है उसने एक बेहतर परफॉर्मेंस दी है। जो आंकड़े हैं सरकारी वो भी वो पेश करते नजर आए थे और अब की साल 36 लाख करोड़ तक की जो अर्थव्यवस्था है वो उत्तर प्रदेश को बनाने की बात वो देखे कहते नजर आए हैं। कल बजट को लेकर के देखे बहुत सारी निगाहें हैं जो लखनऊ की विधानसभा की और पूरे प्रदेश की लगी हुई हैं। 75 के 75 जनपद जो हैं वो टकटकी लगा के देख रहे हैं, फिर वो चाहे कृषि उद्योग के लोग हों, सर्विस सेक्टर के लोग हों या फिर प्राइवेट नौकरी करने वाले लोग। देखिए, सबकी बहुत सारी इच्छाएं हैं, बहुत सारी जो है वो निगाहें इस वक्त लखनऊ की ओर देख रही हैं। लेकिन समृद्ध इसके बीच में देखिए राजनीति भी बिल्कुल प्रचंड मोड में चल रही है, जहां एक और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने जब आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया था उसके बाद सारे डाटे सार्वजनिक जो है वो किए थे, आगे के जो प्लान्स हैं उसको भी बताए थे। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी जो कि उत्तर प्रदेश में विपक्षी दल प्रमुखतम रूप में है, उसका साफ कहना है कि बीजेपी का ये आखिरी बजट सत्र है जिसमें उनके वित्त मंत्री जो हैं वो अब पेश कर रहे हैं बजट। इसके बाद भाजपा की सरकार जाने वाली है और इनके जो झूठ का पुलिंदा है वो अब जनता जान चुकी है। तो देखिए, बीते रोज जब बजट के सत्र के पहले दिन की शुरुआत हुई तब तो समाजवादी पार्टी जो हंगामा है वो तो कर ही रही थी, लेकिन समृद्ध इसके बीच जब अब आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा में बता देते हैं, उसके बाद राजनीति का ये भी एक अहम बिंदु हो जाता है जब अब इस पर चर्चाएं लखनऊ और लखनऊ से लेकर उन 75 जनपदों में जिनकी निगाहें विधानसभा की ओर लगी हैं, सब जगह चर्चाएं शुरू हैं। राजनीति हाई मोड में है, लेकिन इन सब के बीच देखिए बजट आने वाला है और बजट को लेकर के लोगों को एक बड़ी उम्मीद है। जो खास तौर पर सर्विस सेक्टर है, उद्यमी है, कृषि है, पहले भी देखिए इनको जो उपहार है वो मिल चुके हैं। इस बार भी जो मिलने की अपेक्षाएं हैं वो कहीं ना कहीं लोग लगा करके बैठे हैं कि अब कुछ लखनऊ से अच्छी खबर आएगी और बजट में हमारे लिए भी कुछ होगा। हर आंख यही निगाहें टकटकी जो है वो लखनऊ विधानसभा की ओर लगा के समृद्ध बैठी है। बिल्कुल, देखिए अनुराग, सबकी निगाहें जो हैं वो अब तो हैं 11 तारीख पर टिकी हुई हैं। कल जब आर्थिक सर्वेक्षण पेश हुआ तो वित्त मंत्री ने भी ये चीज़ कही कि देखिए जो यूपी है वो बुलंदियों को छू रहा है।
जो यहाँ चीज़ें देखने को मिल रही हैं, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, उसमें काफ़ी ज़्यादा बुलंदियाँ देखने को मिल रही हैं। यही सेम चीज़, यही सेम बात जो है यहाँ पर राज्यपाल की ओर से भी जो है दोहराई गई थी। लेकिन इसी बीच जब ये सारा अभिभाषण वो अपना दे रही थी, उसी बीच समाजवादी पार्टी के तमाम नेता जो है उनको घेरते हुए नजर आ रहे थे। शोर शराबा भी देखने को मिला। केंद्र का बजट आता है तब भी विपक्ष का हंगामा जो है देखने को मिलता है। और यूपी देखिए, क्योंकि अपने आप में सबसे बड़ा और एक अहम राज्य माना जाता है, ऐसे में सबकी निगाहें जो हैं वो कल इसी चीज़ पर टिकी हुई हैं कि आखिरकार किस तरीके से आम जनता को यहाँ पर जो है इस बजट से फ़ायदा मिल सकता है। इसी को लेकर लगातार समाजवादी पार्टी सरकार को घेर रही है और ये कह रही है कि देखिए, आपका जो बजट है सिर्फ जुमला है। जी बिल्कुल समृद्ध, देखिए जब कल का सुबह हुआ उसके दोपहर से ही जो समाजवादी पार्टी है, जब उनके विधायक सदन की ओर पहुंचते हैं तो कई लोगों के पास तख्तियां होती हैं, तख्तियों में तमाम नारे होते हैं और ज़बान पे भी नारेबाजी होती है। और जब वेल में राज्यपाल महोदया अपना अभिभाषण दे रही होती हैं, उस वक्त राज्यपाल गो बैक के नारे जो हैं वो कल सदन में लगते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जिन नेताओं से हमने बात करी, फिर वो चाहे डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक हो, वो तमाम अन्य मंत्री हों, उन सब का कहना था कि ये जो राज्यपाल महोदया की जो पद की गरिमा है, देखिए उसकी अवहेलना समाजवादी पार्टी ने करी है। वहीं दूसरी ओर जब हमने सपा के नेताओं से बात की थी तो उनका कहना था, देखिए हम पद की तो इज्जत करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन जब वो सरकार की उपलब्धियां बता रही हैं तो विपक्ष होने के नाते हमारा ये मजहब बन जाता है कि हम अब उनकी बात का यहाँ पर कटाक्ष करें। लेकिन देखिए, इन सब चीज़ों के बीच में हंगामा समृद्ध देखने को मिला है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही कह चुके हैं कि विपक्ष हंगामा करके विधानसभा की जो कार्रवाई है उसकी जो समय है उस समय को बर्बाद करता है। इसके पहले डॉक्टर संजय निषाद जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, वो भी ये बात कहते नजर आए, जिस पर सपा की भी तमाम प्रतिक्रिया देखिए देखने को मिली थी। लेकिन इन सब के बीच में देखिए राजनीति जो है वो हाई मोड पर है, बजट पेश होना है, लेकिन देखिए जिस प्रकार से हंगामा सदन में देखने को मिल रहा है, समाजवादी पार्टी शांत होने के मूड में नहीं है। आगे भी जब कल बजट यहाँ पेश होगा विधानसभा के अंदर, तब वहाँ पर भी वेल के पास या वेल के बाहर दोनों ही तरफ देखिए सपा का प्रोटेस्ट पहले भी क्योंकि देखने को मिला है। ऐसे में जो हंगामे की तस्वीरें हैं वो कल भी देखने को समृद्ध मिल सकती हैं। चलिए, बिल्कुल देखिए हंगामा किस तरीके से होगा, इसी पे जो है आप सभी की निगाहें जो है टिकी हुई है और किस तरीके से बजट में क्या कुछ खास जो है वो देखने को मिल सकता है, इस पे भी सभी की निगाहें जो है फिलहाल टिकी हुई। बहुत शुक्रिया अनुराग का तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। आप जो है नज़र इस पूरी खबर पर जो है बनाए रखें अपनी, किस तरीके से यहाँ पर जो है अब यूपी के बजट पर 11 तारीख यानी कि कल जो है सबकी निगाहें इस चीज़ पर टिकी हुई हैं कि आखिरकार जब विधानसभा का बजट कल पेश होगा, किस क्षेत्र में, किस सेक्टर के लिए क्या कुछ खास सरकार इस बार लाने वाली है। क्योंकि समाजवादी पार्टी लगातार ये बात कह रही है कि जैसे केंद्र का बजट रहा वैसे का अगर यूपी का बजट कहीं जुमला तो नहीं, तो लगातार सरकार को बजट पर, चाहे केंद्र की हो चाहे यूपी की हो, यहां पर विपक्ष घेरने का काम कर रहा है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य वन्यजीव परिषद की 20वीं बैठक की अध्यक्षता की है। उन्होंने कहा कि वन्यजीव संवेदनशील क्षेत्रों में विकास कार्य वैज्ञानिक मानकों के अनुरूप हैं और न्यूनतम पर्यावरण प्रभावित के साथ यहां पर जो है होंगे। सीएम ने निर्देश दिए हैं कि विकास परियोजनाओं में वन्यजीव सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता रहे, प्राकृतिक आवागमन और आवासीय निस्तारण पर विशेष ध्यान दिया जाए। इसी के साथ आपको बता दें कि यहां पर विकास प्रस्ताव संवेदनशीलता के साथ तैयार हों, जिसमें पर्यावरण जोखिम को वैज्ञानिक विश्लेषण, जैव विविधता और यहां पर वन्यजीव मूवमेंट पर प्रभाव का आकलन अनिवार्य हो। आपको बता दें कि वैकल्पिक मार्ग पर आधुनिक तकनीकी समाधान शामिल किए जाएं। इसी के साथ आपको बता दें कि वृक्ष कटाई पर विशेषज्ञों की राय केवल अपरिहार्य होगी। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन सदन में जोरदार हंगामा जो है वो देखने को मिला। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के दौरान समाजवादी पार्टी के विधायकों ने नारेबाजी की। हंगामे को लेकर भाजपा ने सपा पर तीखा हमला जो है वो बोला। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, मंत्री कपिल देव अग्रवाल, विधायक डॉक्टर नीरज बोरा और मंत्री बेबी रानी मौर्य ने इसे महिला विरोधी बताया, राज्यपाल पद की गरिमा का उल्लंघन करार कर दिया। वहीं सपा विधायक आर.के. वर्मा और सचेतक कमाल अख्तर ने कहा है कि वे राज्यपाल का सम्मान करते हैं, लेकिन सरकार की नीतियों का विरोध करना विपक्ष का अधिकार है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में भी सदन में हंगामा जारी रह सकता है। देखिए, विधानसभा का बजट सत्र
प्रारंभ हो गया है। महामहिम राज्यपाल महोदया ने उत्तर प्रदेश के बजट सत्र को संयुक्त सत्र को संबोधित किया है। माननीय विधानसभा सदस्यगण, माननीय विधान परिषद सदस्यगण समवेत सदन में उपस्थित होकर के माननीय राज्यपाल महोदया के अभिभाषण को सुनते आए हैं, ऐसी परंपरा रही है। लेकिन दुखद है, समाजवादी पार्टी लगातार, मैं कह सकता हूं कि शायद ही कोई सत्र बचा हो जिसमें उन्होंने महामहिम राज्यपाल महोदया के अभिभाषण को सुना हो। समाजवादी पार्टी का जो चाल और चरित्र और चेहरा है वो हमेशा अराजकतावादी रहा है। लॉ एंड ऑर्डर कैसे डिस्टर्ब हो, प्रदेश के विकास को कैसे बाधित किया जाए, प्रदेश में किस ढंग से गुंडागर्दी पनपे, जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो समाजवादी पार्टी के इन कुकृत्यों से बहुत ही चिढ़ी हुई हैं। हमारे साथ सपा सचेतक कमाल अख्तर जी हैं। सर, आज सदन में भारी हंगामा की मुझे शुरुआत तो हो गई, लेकिन इसके बीच में ब्रजेश पाठक जी ने एक बात कही। उन्होंने कहा है कि सपा के लोग मिले तो पत्रकार बंधु ये जरूर पूछे हैं कि 2017 के पहले क्या अराजकता थी और अब किस प्रकार से प्रदेश विकास कर रहा है। देखिए, ब्रजेश पाठक जी से आप ये पूछिए कि उससे पहले बीजेपी से पहले वो कहाँ थे, और जब वो बीजेपी से पहले बहुजन समाज पार्टी के अंदर थे और बहुजन समाज पार्टी की सरकार के अंदर सरकार चला रहे थे, तब उन्होंने उत्तर प्रदेश का कितना विकास किया, तब उन्होंने उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए कितना काम किया, तब उन्होंने स्वास्थ्य के लिए कितना काम किया। देखिए, वो अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता बनाने में, वफादार नेता बनाने में इस तरह के बयान देते रहते हैं। सर, आज जो हंगामा हुआ उसको लेके कह रहे हैं कि जो महिला राज्यपाल हैं हमारी, उनकी जो है अवहेलना हुई है, उनके पद की अवहेलना आप लोगों ने करी है। तमाम मंत्री हमें मिले, वो भी ऐसी बात कहते नजर आए। देखिए, महामहिम राज्यपाल का उत्तर प्रदेश का हर आदमी सम्मान करता है और हम सब लोग उनका सम्मान करते हैं, वो महामहिम है। लेकिन जो भाषण पढ़ा जा रहा था वो सरकार का लिखा लिखाया भाषण था, और इसलिए सदन में विरोध किया जा रहा था कि जो लिखा लिखाया भाषण है और जो एक झूठ का पुलंदा है उसको महामहिम राज्यपाल से पढ़वाया जा रहा है। तो ये इस तरह के आरोप गलत हैं। इस उत्तर प्रदेश का हर आदमी, वो हमारी राज्यपाल है, उनका सम्मान करता है और सदैव सम्मान करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया सर बात करने के। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने तमाम सारे जो है आरोप हैं वो समाजवादी पार्टी के ऊपर लगाए हैं और उन्होंने कहा है कि 2017 के पहले सपा के दौर में अराजकताएं थीं। सर, सपा के दौर में अराजकता की बात ब्रजेश पाठक कह रहे हैं। उन्होंने खासतौर पर पत्रकारों को कहा कि जब सपा के लोगों से मिलिएगा तो पूछ लीजिएगा, कट्टा तंत्र था, वो तमाम जो वर्ड्स थे वो देते आए, दुकानों से धन उगाही थी, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने। 2017 से पहले, अर्थात भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पहले, दलित घोड़ी पर चढ़ने से नहीं रोका जाता था। 2017 से पहले कोई दलित बिरादरी का व्यक्ति, सामंती बिरादरी का गेहूं का बोझ ना उठाए जाने पर उसको जला करके नहीं मार दिया जाता था। 2017 के पहले बड़ी बड़ी परियोजनाएं जो हाईवे बना रहे हैं, जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही हैं, ये नहीं हुआ करता था। आगरा एक्सप्रेसवे कब का बना हुआ है, उस पर एक उंगली आज तक नहीं उठा सका। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितने भी हाईवे बनाए गए हैं, चाहे पूर्वांचल का हाईवे हो, चाहे बुंदेलखंड का हाईवे हो, हर एक हाईवे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। सर, एक बात और, उन्होंने एक्सप्रेसवे कर के बारे में कहा। उन्होंने कहा आपके समय में रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा थी, उसके ऊपर जाएंगे तो चालान हो जाएगा। हमारे में रफ्तार और तेज है, 120 किलोमीटर प्रति घंटा। उनके हाईवे पर आप 100 की स्पीड में जाएंगे तो आपकी कमर टूट जाएगी, आपकी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, ये झूठे लोग हैं, ये मुखौटा लगा करके बात बोलने वाले लोग हैं। निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, महिलाएं हो, उनके साथ अन्याय अत्याचार की पराकाष्ठा हो चुकी है। उनको 2017 से पहले जो हमारा पिछड़ा है, दलित है, इसको जो पढ़ा लिखा व्यक्ति था, इसको नौकरियों में या फिर एनएफएस नहीं किया जाता था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2017 के बाद से ही एनएफएस किया जाता है, नॉट फाउंड सुटेबल किया जाता है, उनको नौकरियों से वंचित करने का काम किया जाता है, उनको समय से प्रमोशन नहीं दिया जाता है। और जो सरकारी नौकरियां, जहां पर कम पढ़ा लिखा व्यक्ति, पिछड़ी जाति का, अनुसूचित समाज का जो व्यक्ति नौकरी करता था, आउटसोर्सिंग के माध्यम से उनका करियर खराब करने की साजिश की जा रही है।
जहां पर उनको 10,000 12,000 रुपए में उनके पूरे परिवार की जीविका नष्ट करने का काम किया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। ये 2017 के बाद ही शुरू है। जो जल जीवन मिशन आप सुन रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश का एक एक गांव उससे त्रस्त है। एक भी पाइप पेयजल परियोजना ऐसे जल जीवन मिशन के द्वारा नहीं बनी जिसमें हर एक नागरिक को पानी मिल रहा हो। वो पाइपलाइनें उनकी ध्वस्त हो गई हैं, मशीनें ध्वस्त हो गई हैं, सड़कें अलग से ध्वस्त करने का काम किया है। ये योजनाएं जनता के टैक्स से बनी हैं। देखिए, आज जो आपने हंगामा देखे सदन में आप लोगों ने किया, उसमें बीजेपी का ये भी कहना है कि महामहिम राज्यपाल महोदया का जो पद है और एक महिला होने के नाते भी आप लोगों ने अवहेलना की। क्या भारतीय जनता पार्टी ने पहले ये काम नहीं किया है? चूंकि महामहिम राज्यपाल का जो पद होता है वह सरकार के एजेंडे को पढ़ता है और विपक्ष कभी भी सरकार के एजेंडे को सुनने के लिए नहीं बैठा है। जनहित के मुद्दों को उठाने का काम करेगा, उसका विरोध करने का काम करेगा। ये विरोध करना हमारा नैतिक कर्तव्य था। जनता ने चुन करके हमें इसीलिए भेजा है कि सरकार की कुनीतियों का हम विरोध करने का काम कर सके। देखिए, आज तो पहला दिन था, यानी कि अभी तो पहली मंजिल थी, अभी लंबा सफर है 20 तारीख तक से। आप देखते चलिएगा, एक एक मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी घिरी नजर आएगी। जनहित के मुद्दों को लेकर के समाजवादी पार्टी घेरने का काम करेगी। शुक्रिया सर बात करने के लिए। कैमरा सहयोगी हरीश के साथ अनुराग तिवारी, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो फिलहाल जो है एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप कहीं ना जाए, बने रहें सिर्फ इंडिया वॉइस पर। ब्रेक के बाद जो है फिर एक बार आप सभी का बहुत स्वागत है। आगे बढ़ते हैं बाकी खबरों की ओर। बिजनौर में जिला मेडिकल अस्पताल के बाहर स्थित एक ढाबे में अचानक आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग की लपटें उठती देख आसपास मौजूद लोग दहशत में आ गए और तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। प्रारंभिक जांच में आग लगने का जो कारण है वो शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। हादसे में ढाबा स्वामी का काफी सामान जलकर राख हो गया। गनीमत रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। मामला बिजनौर कोतवाली शहर क्षेत्र का बताया जा रहा है। तो महाशिवरात्रि पर्व को लेकर कानपुर पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से यहां पर जो है डीसीपी सेंट्रल अतुल श्रीवास्तव ने यहां पर एडीसीपी अर्चना सिंह और एएसपी अमित चौलसिया के साथ यहां पर जो है शहर के प्रमुख शिव मंदिरों, जिसमें आनंदेश्वर और जागेश्वर का मंदिर शामिल है, उनका निरीक्षण किया। अधिकारियों ने मंदिर परिसरों में सुरक्षा इंतजामात, भीड़ बढ़ंत और श्रद्धालुओं की सुविधाओं का जायजा लिया है। इस दौरान डीसीपी ने कहा कि महाशिवरात्रि पर श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पर्व के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या असुविधा होनी नहीं दी जाएगी। देखिए, ये जो त्यौहार है संडे को है, इसको देखते हुए मैं अब एडिशनल डीसीपी के और एसीपी के साथ आकर के यहाँ पे मंदिर पे आकर के यहाँ की सारी पूर्व में जो व्यवस्थाएं होती रही हैं उसका जो यहाँ के प्रबंधक गण हैं उनसे जानकारी की है। और 2 दिन पहले हम लोगों ने परमठ मंदिर पे भी जा करके वहाँ भी स्थिति देखी थी कि क्या क्या किया जाना है और पुलिस क्या क्या को क्या करना है, बाकी विभागों को क्या करना है और प्रबंधक गण को क्या करना है। सारी बातें हो गई हैं। हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं कि जो भी श्रद्धालु हैं वो पूरी श्रद्धा भाव से आएँ और शांतिपूर्वक ढंग से अच्छे से अपनी पूजा कर पाएँ। इसकी पूरी व्यवस्था पुलिस द्वारा की जाएगी। तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में जुम्मे की नमाज के दौरान शिया मस्जिद पर हुए आत्मघाती आतंकी हमले के विरोध में यहां पर जो है आपको बता दें, डुमरियागंज में शिया बहुल गांव हलौर में आक्रोश देखने को मिला है। शनिवार देर रात शाम ग्रामीणों और उलेमानों ने यहां पर जो है कैंडल मार्च निकालकर मत नमाजियों की श्रद्धांजलि दी है। जामा मस्जिद से मौलाना शाहकार हुसैन जैदी के नेतृत्व में निकाला गया मार्च अबू तालिब द्वार तक पहुंचा। मौलाना जैदी ने कहा कि आतंकवाद का इस्लाम से कोई संबंध नहीं है और भारत की गंगा जमनी तहजीब की सराहना की है। अंत में 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों के लिए दुआ की गई। पैगाम देना चाहते हैं कि वो आज इतने बड़े मजमे से सुने कि हमारा अकीदा क्या है, हमारी फिक्र क्या है, हमारी सोच क्या है। जिस तरीके से सारा आलम इस्लाम
अल्लाह की वहदानियत की गवाही देता है, हम भी गवाही देते हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीका। तो मेरठ के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के विजयनगर में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान रजनीश सैनी के रूप में हुई है, जिसकी पत्नी बबीता सहायक शिक्षक जो है बताई जा रही है। बताया गया है कि घटना के समय बबीता बैंक गई हुई थी और रजनीश बच्चे के साथ घर पर अकेले थे। जब पत्नी घर लौटी तो उसने पति का शव फंदे से लटकर देखा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के परिजनों ने पत्नी पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है। रजनीश और बबीता की शादी 9 साल पहले हुई थी। तो मेरठ मंडल के कमिश्नर भानुचंद्र गोस्वामी ने मेरठ कलेक्ट्रेट कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों से पहुंचकर व्यवस्थाओं, कर्मचारियों की उपस्थिति और कार्यप्रणाली की गहन समीक्षा की। कमिश्नर ने अभिलेखों के रखरखाव, जन संबंधी कार्यों के निस्तारण और लंबित मामलों की जानकारी ली है। कुछ विभागों की कार्यप्रणाली पर असंतोष जताते हुए उन्होंने स्पष्ट निर्देश यहां पर दिए कि जन सुनवाई और प्रशासनिक कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि जनता को समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं देना प्रशासन की प्राथमिकता है। औचक निरीक्षण से कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। कलेक्ट्रेट परिसर में यहां पर जो है किस तरीके से औचक निरीक्षण कर लापरवाही पर सख्त चेतावनी की बात यहां पर कही। तो बाराबंकी के फतेहपुर में एक डॉक्टर्स ने चलती कार पर फायरिंग किए जाने का आरोप लगाया है। यह घटना सोमवार देर शाम की बताई जा रही है, जब डॉक्टर्स अपना क्लिनिक बंद कर घर लौट रहे थे। सूचना मिलने पर फतेहपुर थाना पुलिस सक्रिय हुई और हमलावरों की कार की तलाश शुरू कर दी है। हालांकि उन्हें कोई सफलता यहां नहीं मिली है। मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र में की पुलिस ने भी जो है इस मामले की गहन छानबीन में जुटी हुई है। मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के अमेरा गांव निवासी डॉक्टर गोविंद चौराहे पर अपना क्लिनिक चलाते हैं। सोमवार की देर शाम करीब 8 बजे वे क्लिनिक बंद कर कार से घर लौट रहे थे। डॉक्टर्स का आरोप है कि जैसे ही वे दोहाई मोड़ के पास पहुंचे, जंगल क्षेत्र में समीप यहां पर जो है तभी लाल रंग की कार में सवार कुछ अज्ञात लोगों ने उनकी गाड़ी पर फायर कर दिया। डॉक्टर गोविंद इस हमले में बाल बाल बच गए हैं, लेकिन फायरिंग से उनकी कार का शीशा टूट गया। जान बचाकर वहां से निकलने के बाद डॉक्टर्स ने यूपी 112 घटना की जानकारी दी है और बताया कि हमलावर फतेहपुर की ओर भाग निकल रहे थे। आपको बता दें कि वॉयलेट सीट पर यहां पर सूचना प्रसारित होते ही फतेहपुर थाना पुलिस ने ब्लॉक चौराहे और आसपास के इलाकों में नाकाबंदी कर संदिग्ध कार की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन हमलावर पुलिस की पकड़ से बाहर निकले। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। जल्द होंगे हाजिर और खबरों के साथ। आप बने रहें सिर्फ इंडिया वॉइस पर। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।